किसान प्रश्न। इस विषय से मैं 4 प्रश्न लेता हूँ। एक प्रश्न की प्रस्तुति। बी। बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के दौरान किसान वर्ग। सी। सर्वहारा क्रांति के दौरान किसान वर्ग। डी। सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण के बाद किसान वर्ग। एक प्रश्न की प्रस्तुति। कुछ लोग सोचते हैं कि लेनिनवाद में मूल बात किसान प्रश्न है, कि लेनिनवाद का प्रस्थान बिंदु किसान वर्ग का, उसकी भूमिका का, उसके सापेक्ष महत्व का प्रश्न है। ये बिल्कुल गलत है। लेनिनवाद का मूल प्रश्न उसका प्रस्थान बिंदु किसान प्रश्न नहीं है, बल्कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का प्रश्न है, उन परिस्थितियों का प्रश्न है जिनके तहत इसे हासिल किया जा सकता है, उन परिस्थितियों का प्रश्न है जिनके तहत इसे समेकित किया जा सकता है। सत्ता के लिए संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के सहयोगी के प्रश्न के रूप में किसान प्रश्न एक व्युत्पन्न प्रश्न है। हालांकि ये परिस्थिति किसान प्रश्न को सर्वहारा क्रांति के लिए निर्विवाद रूप से गंभीर और महत्वपूर्ण महत्व से वंचित नहीं करती है। ये ज्ञात है कि रूसी मार्क्सवादियों के बीच किसान प्रश्न का गंभीर अध्ययन पहली क्रांति 1905 की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ, जब जारवाद को उखाड़ फेंकने और सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य को साकार करने का सवाल पार्टी के सामने आया। परिमाण और जब आसन बुर्जुआ क्रांति में सर्वहारा वर्ग के सहयोगी का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। ये भी ज्ञात है कि सर्वहारा क्रांति के दौरान रूस में किसान प्रश्न ने और भी अधिक जरूरी स्वरूप धारण कर लिया, जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, उसे प्राप्त करने और बनाए रखने के प्रश्न ने आसन सर्वहारा वर्ग में सर्वहारा वर्ग के लिए सहयोगियों के प्रश्न को जन्म दिया। क्रांति, और ये स्वाभाविक था, जो लोग सत्ता संभालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वे इस सवाल में रुचि रखते हैं कि उनके असली सहयोगी कौन हैं। इस अर्थ में किसान प्रश्न सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सामान्य प्रश्न का हिस्सा है, और इस तरह ये लेनिनवाद की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। किसान प्रश्न के प्रति द्वितीय इंटरनेशनल के दलों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता और कभी कभी पूर्ण घृणा के रवैये को न केवल पश्चिम में विकास की विशिष्ट स्थितियों द्वारा समझाया जा सकता है, इसे मुख्य रूप से इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि ये पार्टियां सर्वहारा तानाशाही में विश्वास नहीं करती हैं, कि वे क्रांति से डरते हैं और सर्वहारा वर्ग को सत्ता तक ले जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और जो लोग क्रांति से डरते हैं, जो सर्वहारा वर्ग को सत्ता तक ले जाने का इरादा नहीं रखते हैं, वे क्रांति में सर्वहारा वर्ग के लिए सहयोगियों के सवाल में दिलचस्पी नहीं ले सकते। उनके लिए सहयोगियों का सवाल उदासीनता का है, जिसका तत्काल कोई महत्व नहीं है। किसान प्रश्न के प्रति दूसरे इंटरनेशनल के नायकों के विडंबनापूर्ण रवैये को वे अच्छे प्रजनन का संकेत, सच्चे मार्क्सवाद का संकेत मानते हैं। वास्तव में इसमें मार्क्सवाद का कोई अंश नहीं है, क्योंकि सर्वहारा क्रांति की पूर्व संध्या पर किसान प्रश्न जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति उदासीनता सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के खंडन का उल्टा पक्ष है। यह है मार्क्सवाद के प्रति घोर विश्वासघात का एक अचूक संकेत। प्रश्न इस प्रकार है, क्या किसानों में उनके अस्तित्व की कुछ शर्तों के आधार पर छिपी क्रांतिकारी क्षमताएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं या नहीं, और यदि नहीं, तो क्या सर्वहारा क्रांति के लिए इन संभावनाओं का उपयोग करने के लिए किसानों को, उनके शोषित बहुमत को पूंजीपति वर्ग के रिजर्व से बदलने के लिए कोई आशा, कोई आधार है, जो कि पश्चिम में बुर्जुआ क्रांतियों के दौरान और अभी भी था, क्या अब भी सर्वहारा वर्ग के आरक्षित वर्ग में, उसके सहयोगी में है? लेनिनवाद इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देता है, यानी ये बहुसंख्यक किसानों की कतारों में क्रांतिकारी क्षमताओं के अस्तित्व और सर्वहारा तानाशाही के हितों में इनका उपयोग करने की संभावना को पहचानता है। रूस में 3 क्रांतियों का इतिहास इस संबंध में लेनिनवाद के निष्कर्ष की पूरी तरह पुष्टि करता है। इसलिए व्यवहारिक निष्कर्ष यह है कि किसानों की मेहनतकश जनता को बंधन और शोषण के खिलाफ उनके संघर्ष में, उत्पीड़न और गरीबी से मुक्ति के उनके संघर्ष में समर्थन दिया जाना चाहिए। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वहारा वर्ग को हर किसान आंदोलन का समर्थन करना होगा। यहाँ हमारे मन में किसानों के आंदोलन या संघर्ष के लिए समर्थन है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वहारा वर्ग के मुक्ति आंदोलन को सुविधाजनक बनाता है, जो किसी न किसी रूप में सर्वहारा क्रांति की चक्की में बाधा डालता है, और जो किसानों को श्रमिक वर्ग के रिजर्व और सहयोगी में बदलने में मदद करता है। 2. बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के दौरान किसान वर्ग। यह अवधि प्रथम रूसी क्रांति 1905 से लेकर दूसरी क्रांति फरवरी 1917 तक फैली हुई है। इस काल की विशिष्ट विशेषता उदार पूंजीपति वर्ग के प्रभाव से किसानों की मुक्ति, किसानों द्वारा कैडेटों का परित्याग, सर्वहारा वर्ग की ओर, बोल्शेविक पार्टी की ओर रुख करना है। इस काल का इतिहास किसानों के लिए कैडेटों, उदार पूंजीपति वर्ग और बोल्शेविकों, सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष का इतिहास है। इस संघर्ष का परिणाम ड्यूमा काल द्वारा तय किया गया था, क्योंकि 4 ड्यूमा की अवधि ने किसानों के लिए एक वस्तुगत सबक के रूप में कार्य किया, और इस सबक ने किसानों को ये तथ्य समझाया कि उन्हें न तो जमीन मिलेगी और न ही स्वतंत्रता।
कैडेट की जार पूरी तरह से जमींदारों के पक्ष में था और कैडेट जार का समर्थन कर रहे थे। सहायता के लिए वे जिस एकमात्र शक्ति पर भरोसा कर सकते थे वह शहरी श्रमिक सर्वहारा वर्ग थे। साम्राज्यवादी युद्ध ने केवल ड्यूमा काल के सबक की पुष्टि की और किसानों द्वारा पूंजीपति वर्ग के परित्याग को पूर्ण किया, उदार पूंजीपति वर्ग को अलग थलग कर दिया, क्योंकि युद्ध के वर्षों ने जार और उसके बुर्जुआ सहयोगियों से शांति प्राप्त करने की सभी आशाओं की पूरी निरर्थकता, पूरी धोखाधड़ी को उजागर किया। ड्यूमा काल के वस्तुगत पाठों के बिना सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य असंभव होता। इस तरह बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति में मजदूरों और किसानों के बीच गठबंधन ने आकार लिया। इस तरह से जारशाही को उखाड़ फेंकने के लिए आम संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य नेतृत्व ने आकार लिया, वह आधिपत्य जिसके कारण 1917 की फरवरी क्रांति हुई। पश्चिम ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में बुर्जुआ क्रांतियों ने, जैसा कि सर्वविदित है, एक अलग रास्ता अपनाया। वहाँ क्रांति में आधिपत्य सर्वहारा वर्ग का नहीं था, जो अपनी कमजोरी के कारण एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था और नहीं कर सकता था, बल्कि उदार पूंजीपति वर्ग का था। वहाँ किसानों ने सामंती शासन से मुक्ति प्राप्त की, सर्वहारा वर्ग के हाथों से नहीं, जो संख्यात्मक रूप से कमजोर और असंगठित था, बल्कि पूंजीपति वर्ग के हाथों से। वहाँ किसानों ने उदार पूंजीपति वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरानी व्यवस्था के खिलाफ मार्च किया। वहाँ किसान वर्ग पूंजीपति वर्ग के रिजर्व के रूप में काम करता था। वहाँ क्रांति के परिणामस्वरूप पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक वजन में भारी वृद्धि हुई। इसके विपरीत रूस में बुर्जुआ क्रांति ने बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। रूस में क्रांति के कारण पूंजीपति वर्ग मजबूत नहीं हुआ, बल्कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में कमजोर हुआ। उसके राजनीतिक रिजर्व में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि उसके मुख्य रिजर्व का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। रूस में बुर्जुआ क्रांति ने उदार पूंजीपति वर्ग को नहीं बल्कि क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को सामने ला दिया और लाखों किसानों को एकजुट कर दिया। संयोग से ये बताता है कि क्यों रूस में बुर्जुआ क्रांति अपेक्षाकृत कम समय में सर्वहारा क्रांति में बदल गई। सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का भ्रूण और संक्रमणकालीन चरण था। रूसी क्रांति की इस अनोखी घटना को, जिसकी पश्चिम की बुर्जुआ क्रांतियों के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है, कैसे समझाया जा सकता है? यह विशिष्टता कहाँ से आई? इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि रूस में बुर्जुआ क्रांति पश्चिम की तुलना में वर्ग संघर्ष की अधिक उन्नत परिस्थितियों में सामने आई। उस समय रूसी सर्वहारा वर्ग पहले से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन चुका था, जबकि उदार पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी भावना से भयभीत होकर क्रांतिकारी भावना की सारी झलक खो चुका था, विशेषकर 1905 के सबक के बाद, और उसके साथ गठबंधन की ओर मुड़ गया। जार और जमींदार क्रांति के खिलाफ, मजदूरों और किसानों के खिलाफ। हमें निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिन्होंने रूसी बुर्जुआ क्रांति के विशिष्ट चरित्र को निर्धारित किया। एक क्रांति की पूर्व संध्या पर रूस में उद्योग की अभूतपूर्व सांद्रता। उदाहरण के लिए, ये ज्ञात है कि रूस में सभी श्रमिकों में से 54% प्रत्येक उद्यम में 500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित देश में सभी श्रमिकों में से 33% से अधिक नहीं थे ऐसे उद्यमों में कार्यरत थे। इस बात के प्रमाण की शायद ही आवश्यकता है कि बोल्शेविकों की पार्टी जैसी क्रांतिकारी पार्टी के अस्तित्व को देखते हुए अकेले इन परिस्थितियों ने रूस के श्रमिक वर्ग को देश के राजनीतिक जीवन में एक विशाल शक्ति में बदल दिया। कारखानों में शोषण के भयानक रूप, साथ ही जारशाही के गुर्गों की असहनीय पुलिस व्यवस्था, एक ऐसी परिस्थिति जिसने श्रमिकों की हर महत्वपूर्ण हड़ताल को एक प्रभावशाली राजनीतिक कार्रवाई में बदल दिया और श्रमिक वर्ग को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जो क्रांतिकारी थी। अंत रूसी पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक शिथिलता, जो 1905 की क्रांति के बाद जारवाद की दास्ता और सर्वथा प्रति क्रांति में बदल गई, एक ऐसा तथ्य जिसे न केवल रूसी सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी भावना से समझाया जा सकता है, जिसने रूसी पूंजीपति वर्ग को खतरे में डाल दिया। जारशाही को अपनाना, बल्कि सरकारी अनुबंधों पर इस पूंजीपति वर्ग की प्रत्यक्ष निर्भरता भी। ग्रामीण इलाकों में भूदास प्रथा की सबसे घृणित और सबसे असहनीय अस्तित्व, जमींदार की असीमित शक्ति के साथ मिलकर एक ऐसी परिस्थिति जिसने किसानों को क्रांति के गले लगा लिया। एक जारशाही जिसने जीवित हर चीज को दबा दिया और जिसके अत्याचार ने पूंजीपति और जमींदार के उत्पीड़न को बढ़ा दिया। एक ऐसी परिस्थिति जिसने श्रमिकों और किसानों के संघर्ष को क्रांति की एक धारा में एकजुट कर दिया। साम्राज्यवादी युद्ध, जिसने रूस के राजनीतिक जीवन में इन सभी विरोधाभासों को एक गहन क्रांतिकारी संकट में बदल दिया और जिसने क्रांति को जबरदस्त हड़ताली शक्ति प्रदान की। इन परिस्थितियों में किसान वर्ग किसकी ओर रुख कर सकता था?
जमींदारों की असीमित शक्ति के विरुद्ध, राजा के अत्याचार के विरुद्ध, उसे बर्बाद करने वाले विनाशकारी युद्ध के विरुद्ध वह किससे समर्थन मांग सकती थी? उदार पूंजीपति वर्ग से। लेकिन यह एक दुश्मन था, जैसा कि सभी 4 दुमास के लंबे वर्षों के अनुभव ने साबित कर दिया था। समाजवादी क्रांतिकारियों से। निस्संदेह समाजवादी क्रांतिकारी कैडेटों से बेहतर थे और उनका कार्यक्रम उपयुक्त था, लगभग एक किसान कार्यक्रम। लेकिन समाजवादी क्रांतिकारी क्या पेशकश कर सकते थे, ये देखते हुए कि वे केवल किसानों पर भरोसा करने के बारे में सोचते थे और शहरों में कमजोर थे, जहां से दुश्मन ने मुख्य रूप से अपनी सेना खींची थी। वह नई शक्ति कहाँ थी जो शहर या देहात में किसी भी स्थान पर नहीं रुकती थी, जो राजा और जमींदारों से लड़ने के लिए साहपूर्वक अग्रिम पंक्ति में मार्च करती थी, जो किसानों को खुद को बंधन से, भूमि की भूख से, उत्पीड़न से मुक्त करने में मदद करती थी। युद्ध से। क्या रूस में ऐसी कोई ताकत थी? हाँ, वहाँ था। ये रूसी सर्वहारा वर्ग ही था जिसने 1905 में ही अपनी ताकत, अंत तक लड़ने की अपनी क्षमता, अपनी निर्भीकता और क्रांतिकारी भावना का परिचय दे दिया था। किसी भी दर पर ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं थी, न ही कोई अन्य कहीं मिल सका। यही कारण है कि जब किसान वर्ग ने कैडेटों से मुंह मोड़ लिया और खुद को समाजवादी क्रांतिकारियों से जोड़ लिया, तो उसी समय उसे रूसी सर्वहारा जैसे क्रांति के साहसी नेता के नेतृत्व में समर्पण करने की आवश्यकता का एहसास हुआ। ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने रूसी बुर्जुआ क्रांति के विशिष्ट चरित्र को निर्धारित किया। 3. सर्वहारा क्रांति के दौरान किसान वर्ग। यह अवधि 1917 की फरवरी क्रांति से 1917 की अक्टूबर क्रांति तक फैली हुई है। यह अवधि तुलनात्मक रूप से छोटी है, कुल मिलाकर 8 महीने, लेकिन जनता के राजनीतिक ज्ञान और क्रांतिकारी प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से इन 8 महीनों को सामान्य संवैधानिक विकास के पूरे दशकों के बराबर रखा जा सकता है, क्योंकि वे क्रांति के 8 महीने थे। इस काल की यह चारित्रिक विशेषता थी। इस काल की आगे चलकर किसान वर्ग में क्रांति का आना, समाजवादी क्रांतिकारियों से उसका मोहभंग होना, किसानों का समाजवादी क्रांतिकारियों से विमुख होना, एकमात्र सर्वहारा वर्ग के चारों ओर सीधी रैली की ओर उसका नया मोड़, देश को शांति की ओर ले जाने में सक्षम लगातार क्रांतिकारी ताकत। इस काल का इतिहास किसानों के बहुमत को अपने पक्ष में करने के लिए समाजवादी क्रांतिकारियों, निम्न बुर्जुआ लोकतंत्र और बोल्शेविकों, सर्वहारा लोकतंत्र के बीच संघर्ष का इतिहास है। इस संघर्ष का परिणाम गठबंधन काल, केरेंस्की काल, समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों द्वारा जमींदारों की भूमि को जब्त करने से इनकार, युद्ध जारी रखने के लिए समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों की लड़ाई, जून आक्रामक द्वारा तय किया गया था। मोर्चे पर सैनिकों के लिए मृत्युदंड की शुरुआत, कोनिलोव विद्रोह। जबकि पहले पूर्ववर्ती काल में मूल प्रश्न राजा को उखाड़ फेंकना और जमींदारों की शक्ति को उखाड़ फेंकना था, अब फरवरी क्रांति के बाद के काल में, जब कोई राजा नहीं रह गया था और जब अंतहीन युद्ध छिड़ गया था, देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, युद्ध को समाप्त करने का प्रश्न क्रांति की मुख्य समस्या बन गया। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्पष्ट रूप से पूरी तरह से आंतरिक प्रश्नों से मुख्य प्रश्न युद्ध पर स्थानांतरित हो गया था। युद्ध समाप्त करो, चलो युद्ध से बाहर निकलें, ऐसा युद्ध से थके हुए राष्ट्र और मुख्य रूप से किसानों का सामान्य आक्रोश था। लेकिन युद्ध से बाहर निकलने के लिए अनंतिम सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक था, पूंजीपति वर्ग की शक्ति को उखाड़ फेंकना आवश्यक था, समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों की शक्ति को उखाड़ फेंकना आवश्यक था। उनके लिए, और केवल वे ही, युद्ध को विजयी अंत तक खींच रहे थे। व्यवहारिक रूप से पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के अलावा युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक नई क्रांति हुई, एक सर्वहारा क्रांति, क्योंकि इसने एक नई सर्वहारा शक्ति, सत्ता स्थापित करने के लिए साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के अंतिम समूह, उसके चरम वामपंथी दल, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी और मेंशेविकों को सत्ता से बेदखल कर दिया। सोवियत संघ ने क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष की पार्टी और लोकतांत्रिक शांति के लिए सत्ता में लाने के लिए। अधिकांश किसानों ने सोवियत की सत्ता के लिए, शांति के लिए श्रमिकों के संघर्ष का समर्थन किया। किसानों के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं था, न ही कोई और रास्ता हो सकता था। इस प्रकार केरेंस्की काल मेहनतकश किसानों के लिए एक बड़ा सबक था, क्योंकि इससे स्पष्ट पता चलता था कि समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों के सत्ता में रहते हुए देश खुद को युद्ध से बाहर नहीं निकाल सकता था और किसानों को कभी भी जमीन नहीं मिलेगी या स्वतंत्रता। कि मेंशेविक और समाजवादी क्रांतिकारी केवल अपने मधुर वाक्यांशों और झूठे आधारों में कैडेटों से भिन्न थे, जबकि वे वास्तव में उसी साम्राज्यवादी कैडेट नीति का पालन करते थे। एकमात्र शक्ति जो देश को उचित मार्ग पर ले जा सकती थी वह सोवियत की शक्ति थी।
युद्ध के आगे बढ़ने से इस सबक की सच्चाई की पुष्टि हुई, क्रांति को बढ़ावा मिला और लाखों किसानों और सैनिकों को सीधे सर्वहारा क्रांति के आसपास रैली करने के लिए प्रेरित किया। समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों का अलगाव एक निर्विवाद तथ्य बन गया। गठबंधन काल के वस्तुगत पाठों के बिना सर्वहारा वर्ग की तानाशाही असंभव होती। ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने बुर्जुआ क्रांति को सर्वहारा क्रांति में बदलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। इस तरह रूस में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही ने आकार लिया। 4. सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण के बाद किसान वर्ग। जबकि पहले क्रांति की पहली अवधि में मुख्य उद्देश्य जारवाद को उखाड़ फेंकना था और बाद में फरवरी क्रांति के बाद प्राथमिक उद्देश्य पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंककर साम्राज्यवादी युद्ध से बाहर निकलना था, अब के परिसमापन के बाद गृहयुद्ध और सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण के बाद आर्थिक निर्माण के प्रश्न सामने आए। राष्ट्रीयकृत उद्योग को मजबूत और विकसित करना। इस उद्देश्य के लिए राज्य विनियमित व्यापार के माध्यम से उद्योग को किसान अर्थव्यवस्था से जोड़ें, अधिशेष विनियोग प्रणाली को वस्तु के रूप में कर से प्रतिस्थापित करें, ताकि बाद में वस्तु के रूप में कर को धीरे धीरे कम करके किसान खेती के उत्पादों के लिए उद्योग के उत्पादों के आदान प्रदान के मामलों को कम किया जा सके। व्यापार को पुनर्जीवित करना और सहकारी समितियों का विकास करना, किसानों के विशाल जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित करना। इस तरह लेनिन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव के निर्माण के रास्ते पर आर्थिक निर्माण के तात्कालिक कार्यों की रूपरेखा तैयार की। कहा जा रहा है कि यह काम रूस जैसे किसान देश की ताकत से परे साबित हो सकता है। कुछ संशयवादी यहाँ तक कहते हैं कि यह बिल्कुल काल्पनिक है, असंभव है, क्योंकि किसान एक किसान वर्ग है, इसमें छोटे उत्पादक शामिल हैं और इसलिए समाजवादी उत्पादन की नींव को व्यवस्थित करने में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन संशयवादी गलत हैं, क्योंकि वे कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं जो वर्तमान मामले में निर्णायक महत्व रखती हैं। आइए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण की जांच करें। पहले तो सोवियत संघ के किसानों को पश्चिम के किसानों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक किसान वर्ग जिसे 3 क्रांतियों में प्रशिक्षित किया गया है, जिसने सर्वहारा वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में राजा और पूंजीपति वर्ग की शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक किसान वर्ग जिसने सर्वहारा क्रांति के हाथों भूमि और शांति प्राप्त की है और इस कारण से यह सर्वहारा वर्ग का आरक्षित क्षेत्र बन गया है। ऐसा किसान वर्ग उस किसान वर्ग से भिन्न नहीं हो सकता है जो बुर्जुआ क्रांति के दौरान उदार पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में लड़ा था, जिसने उस पूंजीपति वर्ग के हाथों भूमि प्राप्त की थी और इस दृष्टि से इसमें से पूंजीपति वर्ग का आरक्षित क्षेत्र बन गया। इसे शायद ही प्रमाण की आवश्यकता है कि सोवियत किसान वर्ग, जिसने सर्वहारा वर्ग के साथ अपनी राजनीतिक मित्रता और राजनीतिक सहयोग की सराहना करना सीख लिया है और जो इस मित्रता और सहयोग के लिए अपनी स्वतंत्रता का श्रेय देता है, सर्वहारा वर्ग के साथ आर्थिक सहयोग के लिए असाधारण रूप से अनुकूल सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। एंगेल्स ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं है, कि राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए इस पार्टी को पहले शहरों से देश तक जाना होगा, एक शक्ति बनना होगा देहात। यह उन्होंने पिछली सदी के 90 के दशक में पश्चिमी किसानों को ध्यान में रखते हुए लिखा था। क्या इसे इस बात के प्रमाण की आवश्यकता है कि रूसी कम्युनिस्ट 3 क्रांतियों के दौरान इस क्षेत्र में भारी मात्रा में काम करने के बाद पहले से ही ग्रामीण इलाकों में प्रभाव हासिल करने और ऐसा समर्थन हासिल करने में सफल हो गए हैं, जिसके बारे में हमारे पश्चिमी साथियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा? इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि ये परिस्थितियां निश्चित रूप से रूस के मजदूर वर्ग और किसानों के बीच आर्थिक सहयोग के संगठन को सुविधाजनक बनाएंगी? संशयवादियों का मानना है कि छोटे किसान एक ऐसा कारक है जो समाजवादी निर्माण के साथ असंगत है। लेकिन सुनिए एंगेल्स पश्चिम के छोटे किसानों के बारे में क्या कहते हैं। हम निश्चित रूप से छोटे किसानों के पक्ष में हैं। हम उनकी स्थिति को और अधिक सहनीय बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि वह ऐसा करने का निर्णय लेते हैं तो सहकारी समिति में उनके परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए और यहाँ तक कि उनके लिए इसे संभव बनाने के लिए भी मामले पर विचार करने के लिए लंबे समय तक अपनी छोटी सी जोत पर बने रहने के लिए, क्या वह अभी भी खुद को इस निर्णय पर लाने में असमर्थ है? हम ऐसा केवल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम उस छोटे किसान को मानते हैं जो अपना काम खुद करता है, वस्तुतः उससे संबंधित है हमारे लिए, बल्कि पार्टी के प्रत्यक्ष हित में भी। जितनी अधिक संख्या में किसानों को हम वास्तव में सर्वहारा वर्ग में धकेले जाने से बचा सकते हैं, जिन्हें हम किसान रहते हुए अपने पक्ष में कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी और आसानी से सामाजिक परिवर्तन पूरा हो जाएगा। इस परिवर्तन के साथ तब तक इंतजार करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा जब तक हर जगह पूंजीवादी उत्पादन अपने चरम परिणामों तक विकसित न हो जाए, जब तक कि आखिरी छोटा हस्तशिल्पी और आखिरी छोटा किसान पूंजीवादी बड़े पैमाने के उत्पादन का शिकार न हो जाए।
किसानों के हित में इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले भौतिक बलिदान और सार्वजनिक धन से किए जाने वाले व्यय को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से केवल फेंके गए धन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह एक उत्कृष्ट निवेश है क्योंकि इससे सामान्य तौर पर सामाजिक पुनर्गठन की लागत में शायद 10 गुना बचत होगी। इस अर्थ में हम किसानों के साथ बहुत उदारतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। पश्चिमी किसानों को ध्यान में रखते हुए एंगेल्स ने यही कहा था। लेकिन क्या ये स्पष्ट नहीं है कि एंगेल्स ने जो कहा वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की भूमि में कहीं भी इतनी आसानी से और पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि केवल सोवियत रूस में ही ये तुरंत और पूर्ण सीमा तक संभव है कि अपना काम करने वाले छोटे किसान हमारे पक्ष में आएं, इसके लिए आवश्यक भौतिक बलिदान देने के लिए और आवश्यक किसानों के प्रति उदारता प्रदर्शित करने के लिए? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि किसानों के लाभ के लिए ये और इसी तरह के उपाय रूस में पहले से ही किए जा रहे हैं? इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि इस परिस्थिति को बदले में सोवियत की भूमि में आर्थिक निर्माण के कार्य को सुविधाजनक बनाना और आगे बढ़ाना चाहिए? दूसरी बात, रूस में कृषि को पश्चिम में कृषि के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ कृषि का विकास पूंजीवाद की सामान्य तर्ज पर किसानों के बीच गहरे भेदभाव की स्थितियों के तहत किया जाता है, जिसमें एक चरम पर बड़ी भूमि संपदा और निजी पूंजीवादी लैटिफिंडिया और दूसरे पर दरिद्रता, गरीबी और वेतनदास्ता होती है। इसके कारण वहाँ विघटन और क्षय होना स्वाभाविक है। रूस में ऐसा नहीं है। यहाँ कृषि इस रास्ते पर विकसित नहीं हो सकती है यदि इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है कि सोवियत सत्ता का अस्तित्व और प्रमुख उपकरणों और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण इस तरह के विकास को रोकता है। रूस में कृषि के विकास को एक अलग रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, लाखों छोटे और मध्यम किसानों को सहकारी समितियों में संगठित करने के रास्ते पर, ग्रामीण इलाकों में राज्य द्वारा समर्थित एक जन सहकारी आंदोलन विकसित करने के रास्ते पर। तरजीही क्रेडिट। लेनिन ने सहकारिता पर अपने लेखों में ठीक ही बताया था कि हमारे देश में कृषि का विकास एक नए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, बहुसंख्यक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से समाजवादी निर्माण में शामिल करने के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कृषि में सामूहिकता के सिद्धांतों को शामिल करना, पहले विपणन के क्षेत्र में और बाद में कृषि उत्पादों के उत्पादन के क्षेत्र में। इस संबंध में अत्यधिक रुचि कृषि सहकारी समितियों के काम के संबंध में ग्रामीण इलाकों में देखी गई कई नई घटनाएं हैं। ये सर्वविदित है कि कृषि की विभिन्न शाखाओं जैसे कि सन, आलू, मक्खन आदि के उत्पादन में सेल्स को सोयुजल के भीतर नए बड़े संगठन उभरे हैं जिनके सामने एक महान भविष्य है। इनमें से सन उदाहरण के लिए केंद्र किसान सन उत्पादक संघों के एक पूरे नेटवर्क को एकजुट करता है। फ्लेक्स सेंटर किसानों को बीज और औजारों की आपूर्ति करता है, फिर यह इन किसानों द्वारा उत्पादित सभी सन को खरीदता है, बड़े पैमाने पर बाजार में इसका निपटान करता है, किसानों को मुनाफे में हिस्सेदारी की गारंटी देता है और इस तरह सेल्स को सोयूज के माध्यम से किसान अर्थव्यवस्था को राज्य उद्योग के साथ जोड़ता है। उत्पादन के संगठन के इस स्वरूप को हम क्या कहेंगे? मेरी राय में ये कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य समाजवादी उत्पादन की घरेलू प्रणाली है। राज्य समाजवादी उत्पादन की घरेलू व्यवस्था के बारे में बात करते समय मैं पूंजीवाद के तहत घरेलू व्यवस्था के अनुरूप बात करता हूँ। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग में, जहाँ हस्तशिल्पियों को अपना कच्चा माल और उपकरण पूंजीपति से प्राप्त होता था और उन्हें सौंप दिया जाता था। उनके श्रम का संपूर्ण उत्पाद इस प्रकार वास्तव में अपने घरों में काम करने वाले अर्धमजदूरी कमाने वाले होते हैं। यह अनेक सूचकांकों में से एक है जो वह रास्ता दिखाता है जिसके साथ हमारी कृषि का विकास होना चाहिए। यहाँ कृषि की अन्य शाखाओं में समान सूचकांकों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इसे शायद ही इस बात के सबूत की जरूरत है कि किसानों का विशाल बहुमत निजी पूंजीवादी लैटिफिंडिया और मजदूरी गुलामी के रास्ते, गरीबी और बर्बादी के रास्ते को खारिज करते हुए विकास के इस नए रास्ते को उत्सुकता से अपनाएगा। हमारी कृषि के विकास के मार्ग के बारे में लेनिन क्या कहते हैं? उत्पादन के सभी बड़े पैमाने के साधनों पर राज्य की शक्ति, सर्वहारा वर्ग के हाथों में राज्य शक्ति, लाखों छोटे और बहुत छोटे किसानों के साथ इस सर्वहारा वर्ग का गठबंधन, सर्वहारा द्वारा किसानों का सुनिश्चित नेतृत्व आदि क्या केवल सहकारी समितियों से ही पूर्ण समाजवादी समाज के निर्माण के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है जिसे हम पहले हेय दृष्टि से देखते थे और जिसे अब एक निश्चित पहलू से हेय दृष्टि से देखने का अधिकार हमें है? एनईपी के तहत क्या ये सब एक पूर्ण समाजवादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? यह अभी तक समाजवादी समाज का निर्माण नहीं है, लेकिन यह वह सब है जो इस निर्माण के लिए आवश्यक और पर्याप्त है। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत जनसंख्या को संगठित करने के नए सिद्धांत और एक नई सामाजिक व्यवस्था
के रूप में सहकारी समितियों को वित्तीय और अन्य सहायता देने की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए लेनिन आगे कहते हैं, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एक निश्चित वर्ग की वित्तीय सहायता से ही उत्पन्न होती है। मुक्त पूंजीवाद के जन्म के लिए सैकड़ों करोड़ों रूबल की लागत का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें इसका एहसास करना चाहिए और इसे अपने व्यवहारिक कार्यों में लागू करना चाहिए। तथ्य यह है कि जिस सामाजिक व्यवस्था को हमें अब सामान्य से अधिक सहायता देनी चाहिए वह सहकारी प्रणाली है, लेकिन इसे शब्द के वास्तविक अर्थों में सहायता प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात सहायता के अर्थ में सहायता की व्याख्या करना पर्याप्त नहीं होगा। किसी भी प्रकार का सहकारी व्यापार सहायता से हमारा तात्पर्य सहकारी व्यापार के लिए सहायता से होना चाहिए जिसमें जनसंख्या का वास्तव में बड़ा हिस्सा भाग लेता है। ये सभी तथ्य क्या सिद्ध करते हैं? संदेह करने वाले गलत हैं। मेहनतकश किसानों की जनता को सर्वहारा वर्ग का रिजर्व मानने के मामले में लेनिनवाद सही है। सत्ता में सर्वहारा वर्ग उद्योग को कृषि के साथ जोड़ने, समाजवादी निर्माण को आगे बढ़ाने और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के लिए इस रिजर्व का उपयोग कर सकता है और करना ही चाहिए, जिसके बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था में संक्रमण असंभव है।